गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं लैटीट्यूड्स का। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था कि जो लैटीट्यूड्स होते हैं जिनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं वो सिर्फ हम तीन पढ़ते हैं मेन, जिसको हम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इक्वेटर के बारे में पूरी जानकारी देंगे जो आपको आगे बहुत काम आएगी। मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूँ इक्वेटर के बारे में। तो ये आज वीडियो है पार्ट थर्ड। इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं या मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब हम आपको बता देंगे लास्ट में। तो आप मान के चलिए, जैसे आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्वेटर। इक्वेटर जैसे ये हमने अर्थ बनाई, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। जो लैटीट्यूड अर्थ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध जिसे बोल सकते हैं हम हिंदी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाले को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फेयर। ये इतना आपको पता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ये जो इक्वेटर है ये सिचुएटेड होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है, जो अभी इसी बार क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में कि ग्रेट सर्कल के बारे में बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेट सर्कल। तो इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ग्रेट सर्कल क्यों बोलते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। ग्रेट सर्कल, जो अर्थ है वो हम बनाते तो रफली ऐसे है, लेकिन उसकी एक्चुअल वो ऐसे बनेगी, थोड़ा रफली है। तो यहाँ से जो सीधी लाइन ये वाली कटती है, तो और सब लैटिट्यूडों से इसकी लेंथ, इस 0 डिग्री की लेंथ ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये ग्रेट सर्कल कैसे, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में देखता हूँ कि इसकी पॉलिटिकल चीज़ें बात करता हूँ। पॉलिटिकल चीज़ जैसे कि अगर हमने ये अर्थ बनाई, हमने आप ऐसे जो क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं हम ऐसे ही। ये हमने अर्थ बनाई, ये हमारा इक्वेटर हो गया है, भूमध्य रेखा जिसे हिंदी में बोल सकते हो। तो मैंने आपको बोला था जो तीन रेखाएं हैं, जैसे ये कैंसर होगी जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये कैप्रिकॉर्न होगी ये 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, यहाँ तक कह सकता हूँ मैं, इक्वेटर से लेकर कैंसर तक और इक्वेटर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सन ओवरहेड होगा वो इन दो रेखाओं के बीच में जो भी स्थान होगा या जो भी सिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा, कंट्री होगी, वहाँ तक आपको सर के ऊपर 12 बजे सूरज दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि सन इसी दो रेखाओं के बीच में मूवमेंट करता है, इसी दो रेखाओं के बीच में मूवमेंट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सन इक्वेटर पे 2 बार आ रहा है। अगर मैं सन को यहां रखता हूं तो इसका मतलब क्या, जितनी रोशनी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में प्रोवाइड करेगा उतनी ही रोशनी दक्षिणी सदर्न हेमिस्फेयर में जाएगी। इसका मतलब हो गया अगर सूरज इक्वेटर पे है तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की नाइट होगी। रात भी 12 घंटे का और दिन भी 12 घंटे के, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कौन सी दो डेट है जहां पर ये चीजें होंगी, दो डेट आती हैं, इसको बोलते हैं आप टेक्निकली भाषा में इक्विनॉक्स बोल सकते हो। जब स्थिति क्या होती है, दिन और रात बराबर होते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। तो अब ये
हम बोल सकते हैं 21 मार्च को ये स्थिति उत्पन्न होती है और 23 सितंबर को ये स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये डेट सीधी पूछ ली जाती हैं, सीधी ही आती हैं, कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसको पढ़ लेना। वर्णवल इक्विनॉक्स कहते हैं इसे और ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलो, इक्विनॉक्स का मतलब जब दिन और रात बराबर हो, तो इसका मतलब अगर सूरज की सीधी किरणें यहाँ पहुँचेंगी सीधी, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, ये वाला क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं आगे बात करूँ कि अगर देखो आपने एक वर्ड सुना होगा टेम्परेचर, और एक वर्ड सुना होगा प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है। जैसे अगर टेम्परेचर दो तरह से होता है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो इसका विपरीत क्या हुआ, अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पर लो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और कहीं पर लो टेम्परेचर है तो वहाँ पर हाई प्रेशर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी हाई प्रेशर लो प्रेशर से तात्पर्य क्या है, देखिए आपको सब पता है, बस आप थोड़ा सा बुद्धि खोलिए, पता रहेगा। मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है, ये कोई लैंड मास है हमारा, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ सूरज है, सूरज की किरणें आ रही हैं इधर, और मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो यहाँ का क्षेत्र ये वाला जो ज़मीन है, और ये वाला क्या रिसीव करेगा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर करेगा, तो अब यहाँ क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ जो हवा होगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर को उठने लग जाएगी। क्यों उठने लग जाएगी, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखिए इसकी बात और अच्छी एक्सप्लेन क्या करेंगे, मैं अगर बात करता हूँ हवा की, एयर, मैं सिर्फ एयर की, विंड की बात नहीं कर रहा, मूविंग एयर इज नोन एज विंड होता है, लेकिन मैं सिर्फ हवा की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ कांस्टेंट है, वहाँ थोड़ी बहुत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हवा दो होती है, ये भी आपको पता है, या तो हवा होगी आपकी गर्म, या हवा होगी आपकी ठंडी। ठीक है, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, लाइट इन नेचर, बात समझ आई। इसीलिए जब आप घर में मान लो चाय बना रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपने पानी गर्म किया, हीट दी उसको, हीट देने के बाद पानी भाप बन के ऊपर जा रहा होता है, ये नीचे ना जाके ऊपर जा रहा होता है। ऊपर इसलिए जा रहा होता है क्योंकि ये हल्की होती है, तो इससे ये जो वाटर वेपर होते हैं, जिसको आप स्टीम कह सकते हो, ठीक है, ये क्या हो गए, एक तो वार्म है, बहुत गर्म हो गए, और ऊपर से लाइट है, इसीलिए ऊपर को चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कोई गर्म हवा है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ। अगर यहाँ सूरज है, सूरज की गर्मी से ये धरती गर्म होती है, तो जब धरती गर्म होगी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, मतलब ये धरती भी अपने इर्द गिर्द की हवा को जो पास होगी नियर द सरफेस, उसको गर्म करेगी, वो गर्म होते ही ऊपर को उठने लग जाएगी। तो इसका मतलब जो है कि यहाँ जो हवा का कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ इस वाले क्षेत्र में, वो बहुत कम हो जाएगा। कम होते ही यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मैंने बोला लो प्रेशर, तो हाई टेम्परेचर कहीं भी होगा वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इक्वेटर पे ये प्रोसेस होता रहता है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल प्रोसेस। ठीक है, कि गर्मी सीधी आई, अगर यहाँ भी सन है तब भी यहाँ हीट पहुँचाएगा, यहाँ सन है तब भी हीट पहुँचाएगा, यहाँ सन है तब भी हीट पहुँचाएगा। तो इक्वेटर पे सालों साल ये वाली स्थिति बनी रहती है। तो वहाँ स्थिति क्या है कि वहाँ हाई टेम्परेचर अगर होता है तो ऑटोमेटिकली लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसी पे जब ऐसी चीज़ होती है तो ऊपर जाने के बाद ये हवा क्या कर लेती है, बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बादल। बादल बनने के बाद एक समय पे जब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझा दी जाएगी आगे, लेकिन अभी आप इतना ही पढ़ लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं कहा था ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाती है इन बादलों की, ठीक है,
तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इक्वेटर में ये प्रोसेस हर रोज होता है, इसीलिए वहां पर रोज बारिश होती है। क्या होती है? डेली रेनफॉल, डेली रेनफॉल। बात समझ आ गई? जब वहां रोज बारिश होती है, डेली रेनफॉल होती है, तो वहां जितनी भी वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन वो एवर ग्रीन होगी, एवर ग्रीन, जिसे आप बोल सकते हो डेंस फॉरेस्ट। ये बेसिक है सब। ये समझ में आ गया तो आपकी क्लाइमेटोलॉजी का आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत जल्दी होने लग जाते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मैं ये बोल सकता हूँ वहाँ रोज बारिश होती है, और ये जो बारिश होती है ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल। ठीक है, उसी तरह से होगी ये। तो इसको हम बोल देते हैं, इस तरह की रेनफॉल को बोल देते हैं कन्वेंशनल। यहां लिख देते हैं हम कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। ये क्वेश्चन आते हैं। अब वो पूछता है कि कन्वेंशनल, अगर मैं बात करता हूं पूरी लैटिट्यूड्स की, क्वेश्चन क्या आएगा? कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल कहां पर ज्यादा होती है? इक्वेटर, या फिर इक्वेटर पे किस तरह की वर्षा होती है या टाइप ऑफ रेनफॉल होती है? तो वो होती है कन्वेंशनल, परंपरागत, जैसे नॉर्मल वाटर साइकिल होती है। पानी गर्म हुआ, भाप बनी, ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ, फिर वो प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार समझने के बाद कभी जीवन में दोबारा नहीं पढ़ने होते, इसीलिए ये वीडियो मैं छोटी छोटी करके बना रहा हूँ। आप पूरी एक साथ वीडियो देखना जल्दी जल्दी करके, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज मैंने ये आपको बता दिया कि यहाँ कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है। ठीक है, जब यहाँ कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है तो यहाँ मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो इक्वेटर पे लो प्रेशर भी होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जहाँ लो प्रेशर होता है, इसका मतलब एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको अभी जाते जाते, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आगे। मान लीजिए ये हवा है, ठीक है, एक मूवमेंट हवा का ऐसे होता है, इसको बोलते हैं सरफेस मूवमेंट। एक मूवमेंट जो आप पानी गर्म करते हो, भाप बनती है, वो ऊपर को ऐसे मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये होगी आपकी अपवर्ड मूवमेंट बोल लेते हैं इसको हम नॉर्मली। ठीक है, आपको भी पता है, अब अगर भाप ऊपर उठ रही है तो ये आवाज नहीं करती। अगर भाप ऊपर की तरफ उठती है तो ये आवाज नहीं करेगी, इसकी कोई साउंड नहीं होगी, ये होगी बिल्कुल शांत, पता नहीं चलेगा भाप ऊपर, बस दिख रही होगी थोड़ी, बस थोड़ी सी एरिया पे। वो जो आप जिस बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे होगे उसके बस पास पास ही वो भाप से दिख रही होगी, उसके बाद वो फैल जाती है, वो दिखती नहीं है। ठीक है, ये जो सरफेस मूवमेंट होती है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाती है, ये आवाज करती हुई जाती है। जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहना, तो आपको आवाज आएगी हवा की। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जब आप सरफेस मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड होता है तो वो नॉइज क्रिएट करती है। अगर नॉइज क्रिएट कर रही है तो अलग है, अगर नॉइज क्रिएट नहीं कर रही तो अब यहाँ इक्वेटर पर आ जाइए। यहाँ पर हवा का मूवमेंट होता है वर्टिकल, ऊपर की तरफ, नॉइज क्रिएट नहीं करता, इसीलिए इस क्षेत्र को हम नॉर्मली बोल देते हैं डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स मतलब शांत वाले, बिल्कुल साइलेंट प्लेस। तो ये भी पूछा जाता है डोल ड्रम्स कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो भी हम आपको बताएंगे, 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर है। वो भी क्यों है, वो भी आगे आगे चीज़ बढ़ती जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, सब चीज़ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। लेकिन ये चीज़ समझना जरूरी है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, ये बेसिक होती है ज्योग्राफी का। रटके नहीं जाना, ओवरव्यू नहीं लेना, आपको डीपली पढ़ के जाना थोड़ा सा। जितनी आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो 10-12 क्लास और एक्स्ट्रा कर लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हमने आपको ये बता दिया इक्वेटर की छोटी छोटी चीज़ें, एक एक चीज़ लेके आगे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे इक्वेटर को ही। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। और जब ये वीडियो आपको जो इक्वेटर एंड हो जाएगा तब मैं इसमें आपके क्वेश्चंस कराऊंगा, इक्वेटर किस किस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन ये प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं या अदर वनडे एग्जामों में। ठीक है, आप ये चीज़ क्लियर कर जाइए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू एंड अ गुड डे।